हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ मेन टॉपिक जो आपको हेल्प करेंगे। ओके, तो चलिए अपनी टॉपिक पे चलते हैं। तो सबसे पहले है ये बांस से बना पुल असम में यूज होता है। हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है, कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है, फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते। एक हाथ में किताबें उठाते हैं और दूसरे हाथ में बांस को पकड़ते हैं। हम जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बना पुल को पार कर जाते हैं। ठीक है, फिर है हमारा लद्दाख। लद्दाख में क्या यूज होता है? ट्रॉली। ठीक है, ये लकड़ी की ट्रॉली बनाते हैं। ठीक है, लद्दाख में स्कूल पहुंचने के लिए हमें रोज़ नदी पार करनी होती है। खूब चौड़ी और गहरी नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है और यह दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से कसकर बंधी रहती है। ट्रॉली लकड़ी से बना झूला होता है, पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकती है। हम 4-5 बच्चे एक साथ ट्रॉली में बैठ जाते हैं और पहुंच जाते हैं नदी के उस पार। सीमेंट का पुल। हमें भी कई बार कई जगह पानी पार करना पड़ता है, तब हम भी पुल से जाते हैं। ये सीमेंट, ईंटों और लोहे के सरियों से बने होते हैं। देखो, पुल पर चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी हैं। बल्लम कहाँ यूज होती है? केरल में। बल्लम नाम की एक लकड़ी होती है, तो केरल में यूज होती है। केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए बल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव में बैठकर स्कूल तक पहुंचते हैं। ऊंट गाड़ी। ठीक है, ये क्या है? ऊंट गाड़ी है। कहाँ यूज होती है? राजस्थान में। ठीक है, ऊंट गाड़ी यूज होती है राजस्थान में। हम रेगिस्तान में रहते हैं, हमारे यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत नज़र आती है। दिन में तो रेत खूब तपती है। हम ऊंट गाड़ी में बैठकर स्कूल पहुँचते हैं। ठीक है, ये मैदानी इलाकों का एक गांव है। ठीक है, ये मैदानी इलाकों का एक गांव है जहां बच्चे ऐसे बैलगाड़ी में बैठकर स्कूल जाते हैं। ठीक है, हम बैलगाड़ी पर बैठकर हरे भरे खेतों में से धीरे धीरे निकलते हुए स्कूल पहुंचते हैं। तेज़ धूप या बारिश हो तो हम अपनी छतरियाँ खोल लेते हैं। ठीक है, यह है मैदानी मतलब साइकिल की सवारी, जहाँ पे साइकिल की सवारी का यूज होता है। ठीक है, हम लंबे रास्तों पर साइकिल चलाकर स्कूल जाते हैं। पहले तो स्कूल दूर होने के कारण कई लड़कियां स्कूल जा ही नहीं पाती थी, पर अब 7-8 लड़कियों की टोली मुश्किल रास्तों को भी पार कर जाती हैं, है ना। यह है जुगाड़। कैसा जुगाड़ है ये आप देख सकते हैं, कैसे जुगाड़ बनाए हैं। ठीक है, यह है जुगाड़। हमारी गाड़ी का नाम है जुगाड़। यह फट फट करती हुई चलती है ना शानदार। आगे से देखो तो मोटर बाइक की तरह दिखाई देती है, पर पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी होती है। ठीक है, जंगल से जाते बच्चे। जंगल से बच्चे कहाँ जाते हैं? स्कूल जाते हैं। जंगल होकर बच्चे को स्कूल जाना पड़ता है। ये देखो, यहाँ पे लाइन लगी है, ये सारा जंगल है और यहाँ से ऐसे जंगल से होकर बच्चे कहाँ जाते हैं? स्कूल जाते हैं। स्कूल पहुँचने के लिए हमें घने जंगल से निकलना पड़ता है। कहीं कहीं जंगल इतना घना होता है कि दिन में भी रात जैसा लगता है। उस सन्नाटे में
उस सन्नाटे में कई पक्षियों और जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती हैं, है ना। अब ये क्या है, उत्तर की पहाड़ियाँ, ठीक है। उत्तर की पहाड़ियों में क्या यूज होता है, बर्फ़ पर चलते बच्चे, है ना। बर्फ़ पर चलते हैं बच्चे, कहाँ चलते हैं, उत्तर की पहाड़ियों में। देखो हम कैसे स्कूल पहुँचते हैं, मीलों फैली बर्फ़ पर चलकर, हम हाथ पकड़ पकड़ कर बर्फ़ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं। ताज़ी बर्फ़ में पैर धंस जाते हैं, अगर बर्फ़ जमी हुई हो तो फिसल भी सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखो उत्तराखंड में, ठीक है, ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते कहाँ होते हैं, उत्तराखंड में। हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, यहाँ दूर दूर तक ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। मैदानी या शहर में रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल लगे, हम तो भागते हुए पहाड़ी रास्ते पार कर जाते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखो कान कान में, अभी इनके कानों से पहचान की जाती है। क्या ये चित्र अजीब लग रहे हैं, चित्र बनाने वाले ने जानवरों के कान उलट पुलट कर दिए हैं। कान को सही जानवर के साथ जोड़ो, नीचे लिखो किस जानवर के सिर पर किसके कान है। तो यहाँ देखो हाथी और चूहा। हाथी के कान में चूहा का कान लगा हुआ है ना। ये देखो आप चित्र में देख सकते हो, हाथी के कान में किसका, चूहा का कान लगा हुआ है। और खरगोश के कान में कुत्ते की, ये देखो इसके कान में कुत्ते का कान है। और चूहा के भी किसके कान लगे हुए हैं, कुत्ते के, ठीक है। जिराफ हाथी के और कुत्ता खरगोश के, ठीक है। भैंस हिल के और हिरन जिराफ के, तो हिरन के लगे हुए हैं, ठीक है। भैंस के, हिरन के कान लगे हुए, ये देखो। देखो तुम्हें पता है ना कि कान सुनने में मदद करते हैं। कुछ जानवरों के कान बाहर दिखते हैं और कुछ के नहीं। पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। ये पंखों से ढके रहते हैं। इन्हीं छेदों की मदद से पक्षी सुनते हैं। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान दिखाई देंगे। मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं, है ना। अभी तुमने कुछ जानवरों की पहचान की उनके कानों से, अब कुछ जानवरों को उनकी खाल से पहचानने की कोशिश करो। अब हरे बॉक्स में लिखे गए जानवरों के नामों को पिछली तालिका में ढूंढो और उनके नीचे रेखा देखो। उसी तालिका में लाल बॉक्स के जानवरों के नामों पर गोला लगाओ। तो क्या देखा तुमने, जिन जानवर के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते उनके शरीर पर बाल नहीं होते और वे अंडे देते हैं, ठीक है। देखो क्या तुम जानते हो, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत भाता है, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। वैसे उसके कान भी पंखे की तरह होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है ना। तुमने पढ़ा कि नंदू हाथी अपने झुंड के साथ रहता है। हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और बच्चे ही रहते हैं।
झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथिनियाँ और बच्चे होते हैं। हाथी 14 से 15 साल तक ही एक झुंड में रहते हैं, फिर वे झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। नंदू भी जब 14 से 15 साल का हो जाएगा तो वह अपना झुंड छोड़ देगा। यह पिटारी ही अब मेरा घर बन गया है। मैं तो जंगल के जानवरों से मिलना और खुली हवा लेना मानो भूल ही गया हूँ। बस पिटारी है और यह सपेरा। यह मत सोचो कि मैं हूँ। नाचो कूदो, आग के गोले में से निकलो और भी ना जाने क्या क्या ना करो तो भूखे रहो और पिटाई अलग से। तुमने मेरी दौड़ ही देखी है। मेरे पैरों के नीचे जब लोहे की नाल ठोकते हैं तो दर्द से जान निकल जाती है। नाचते नाचते हमारी तो कमर ही टूट गई। मन ना हो तो फिर भी नाचो, वह भी खाली पेट। किसको नाचना होता है? मंकी को। म्याऊं म्याऊं लोगों के लिए कुछ भी काम नहीं करती, फिर भी बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं, दूध पिलाते हैं और सहलाते भी हैं। मैं अपनी मर्जी से सब जगह आती जाती हूँ। गुटरू गु जानते हो, लोग मुझे बुला बुलाकर बड़े प्यार से दाना खिलाते हैं, है ना। क्या आप जानते हो, हाथी परेशान आने पर एक दूसरे की अपने साथियों की मदद करते हैं। अपने बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए एक दूसरे का साथ देते हैं। अमृता की कहानी। यह बात बहुत पुरानी है, करीब 300 साल पुरानी। और हाँ, यह किस्सा सच्चा है। अमृता राजस्थान में जोधपुर के पास खेजड़ली गांव की रहने वाली थी। जानते हो उस गांव का नाम खेजड़ली क्यों था? उसके गांव में खेजड़ी के बहुत से पेड़ थे। गांव के सभी लोग पेड़ पौधों और जानवरों का बहुत ध्यान रखते थे। गांव में बकरियां, हिरन, खरगोश, मोर और ना जाने कितने जानवर बिना किसी डर के घूमते थे। गांव वालों को बुजुर्ग की कई बातें आज भी याद थी। उनका कहना था कि अगर पेड़ है तो हम हैं। पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं, पर हम उनके बिना नहीं रह सकते। अमृता के दोस्त। अमृता सुबह सुबह उठकर अपने सारे दोस्त पेड़ों से खुशी से मिलती थी। अमृता के लिए रोज उनमें से एक पेड़ उस दिन के लिए खास होता था। वह उस पेड़ से लिपट कर उसके कान में धीरे से कहती, दोस्त, तुम सुंदर और ताकतवर हो। तुम ही हो जो हम सब का ध्यान रखते हो। इसके लिए धन्यवाद। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम अपनी शक्ति मुझे भी दो। अमृता की तरह गांव के दूसरे बच्चों की भी पेड़ों से दोस्ती थी। वे घंटों पेड़ों की छाया में खेलते थे। समय बीतता गया, अमृता बड़ी हो गई। एक दिन वह अपने पेड़ों से मिल रही थी, तभी उसने देखा कि गांव के कुछ अनजान लोग कुल्हाड़ी लेकर खड़े हैं। पूछने पर पता चला कि वे राजा के आदमी थे। राजा के कहने पर वे लकड़ी के लिए पेड़ काटने आए थे। लकड़ी राजा के महल के लिए चाहिए थी। यह सुनते ही अमृता के होश उड़ गए। उन आदमियों ने जिस पेड़ को काटने के लिए चुना, अमृता उस पेड़ से लिपट गई। उन लोगों के डराने धमकाने पर भी वह नहीं हटी। राजा के आदमियों को राजा की बात तो माननी थी, वरना उनकी अपनी जान चली जाती। उनकी कुल्हाड़ी के एक ही वार से अमृता के पैरों से खून बहने लगा और वह गिर गई, लेकिन उसने पेड़ को नहीं छोड़ा। अमृता को देखकर उसकी बेटियों और गांव के 300 से भी ज़्यादा लोगों ने पेड़ों से लिपट कर अपनी जान दे दी। जब राजा को इस बात का पता चला तो उन्हें यह बात समझ नहीं आई कि लोग पेड़ों के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। वे खुद वहां आए और स्वयं लोगों का
पेड़ों के प्रति प्यार देखा। खेजड़ी यह पेड़ रेगिस्तान इलाके में खूब पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता। इस पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है। इसकी पत्तियां वहां पर रहने वाले जानवर खाते हैं और इसकी छाया में तुम जैसे बहुत से बच्चे खेलते भी हैं। मेरा नाम अनीता कुशवाहा है। मैं मुजफ्फरपुर ज़िले के बोचाचा गांव में रहती हूँ, जो बिहार में है। मेरे घर में माँ, पिताजी और 2 छोटे भाई हैं। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ और स्कूल के बच्चों को पढ़ाती हूँ। मैं मधुमक्खी पालने का काम भी करती हूँ। इतना सब कर पाना मेरे लिए आसान नहीं था। जब मैं छोटी थी तब मैं दिन भर बकरियाँ चराती थी। मेरा भी स्कूल जाने का मन करता था, पर माँ पिताजी को लड़कियों का स्कूल जाना पसंद नहीं था। स्कूल जाना एक सपना। एक दिन मैंने स्कूल के अंदर झांक कर देख ही लिया। बच्चों को देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और बच्चों की कतार में पीछे जाकर चुपचाप बैठ गई। मुझे बहुत अच्छा लगा। घर जाते ही मैंने हिम्मत करके माँ पिताजी को स्कूल के बारे में बताया। उन्होंने मुझे स्कूल जाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। उस दिन मैं बहुत रोई। मेरे गांव की एक टीचर ने माँ पिताजी को समझाया कि पढ़ाई करना कितना ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई पर कोई खर्चा भी नहीं होता है। पढ़ना तो सब बच्चों का अधिकार है। मुझे पता नहीं कैसे, पर माँ पिताजी मान गए। मैंने स्कूल जाना शुरू कर दिया। स्कूल में बहुत ज़्यादा नंबर तो नहीं लाती थी, पर टीचर से सवाल बहुत पूछती थी। स्कूल में देखते ही देखते 5 साल बीत गए। मैंने 5वीं कक्षा पास कर ली। मुझे पता चला कि 6ठी कक्षा से खर्चा बढ़ जाएगा। माँ पिताजी ने कहा कि स्कूल छोड़ दो, पर मैं आगे पढ़ना चाहती थी। मैंने हल ढूंढ ही लिया। मैं अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाने लगी। उससे मुझे जो पैसे मिलते थे उनसे मैं अपनी आगे की पढ़ाई कर पाई। मुझे याद है कि गांव में कुछ बड़े लड़के भी बच्चों को पढ़ाते थे। उन्हें मेरा बच्चों को पढ़ाना पसंद नहीं आया। उन्होंने मेरे पास आने वाले बच्चों को डराना धमकाना शुरू कर दिया। 2 बच्चे को छोड़कर सबने आना बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद बाकी बच्चे भी लौट आए, क्योंकि मैं उन्हें प्यार से पढ़ाती थी। धीरे धीरे मैंने गांव वालों को समझना शुरू किया कि सभी लड़कियों को स्कूल भेजें। घर में माँ पिताजी ने भी मेरी मदद करनी शुरू कर दी। घर का सारा काम मेरी माँ ही कर लेती थी। मुझे पढ़ने के लिए काफ़ी समय मिल जाता था। स्कूल से मधुमक्खी पालन तक। हमारे इलाके में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, इसलिए यहाँ लोग मधुमक्खियों को पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी यह काम कर लूँ। तब मैंने गांव में मधुमक्खी पालने के लिए सरकारी कोर्स में भाग लिया। कोर्स में भाग लेने वालों में मैं अकेली लड़की थी। ट्रेनिंग में मुझे पता चला कि अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय यही होता है। मैंने किसी को बताए बिना मोटर बाइक चलाना भी सीखा। बहुत बार चोट लगी, पर मज़ा आया। अनीता मधुमक्खी पालन। मैंने मधुमक्खी पालने का कोर्स कर लिया, लेकिन अपना काम शुरू करने के लिए मेरे पास रुपए नहीं थे। मैंने कुछ समय तक इंतज़ार किया और बच्चों को पढ़ाकर 5,000 रुपये बचाए। इन रुपयों से मैंने मधुमक्खी पालने के 2 बक्से खरीदे। एक बक्से की कीमत 2,000 रुपये थी। बाकी बचे रुपयों से मीठा घोल बनाने के लिए चीनी और छत्ते को साफ करने के लिए दवाइयाँ खरीदी। सितंबर का महीना था। दिसंबर तक मेरे पास इतनी मधुमक्खियाँ हो गई कि 2
बक्से कम पड़ने लगे। मैंने 2 बक्से और खरीदे। मुझे मधुमक्खियों के बारे में ज़्यादा अनुभव नहीं था। कई बार मधुमक्खियों ने मुझे काटा भी। इससे मेरा चेहरा और हाथ सूज जाते थे। दर्द भी बहुत होता था। घर पर कहती किससे? यह काम तो मैंने अपनी ही इच्छा से शुरू किया था। मैं रोज़ साइकिल से कॉलेज जाती हूँ। कॉलेज गांव से 5 किलोमीटर दूर शहर में है। जब मैं कॉलेज जाती हूँ तो माँ मधुमक्खियों के लिए चीनी का घोल तैयार करती है। पिताजी मधुमक्खियों की देखभाल करते हैं और बक्सों से शहद निकालते हैं। अब तक तो तुम भी अनीता को अच्छी तरह से जान गए होंगे। आसपास के सभी गांवों के लोग उसे पहचानते हैं। वह गांव की सभी बैठकों में जाती है और लोगों को समझाती है कि पढ़ना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग तो उस पर हंसते भी हैं, लेकिन अनीता को अपना काम करना है और वह करती है। अनीता होलसेलर बनना चाहती है, जिससे वह मधुमक्खी पालने वालों को शहद की सही कीमत दिलाने में मदद कर सके। हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मधुमक्खी भी होते हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं। ये दिन भर काम करती हैं, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है। उससे दूसरे मधुमक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ है। वे रस से शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है और बच्चों को पालना भी। ये ना हो तो ना छत्ता बने और ना ही शहद इकट्ठा हो। शायद शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियाँ भूखी ही रह जाती हैं। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते। मधुमक्खियों की तरह ही चींटियाँ भी मिलजुल कर रहती हैं। सभी चींटियों का काम बटा होता है। रानी चींटियाँ अंडे देती हैं, सिपाही चींटियाँ बिल का ध्यान रखती हैं और काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। दीमक और ततैया भी इसी तरह समूह में रहते हैं।